नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की नई सूची जारी की गई है, जहां अनिल गोयल राजेंद्र सिंह बिस्ट बने हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। श्रीपाल राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल प्रदेश महामंत्री बने हैं। सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा मिला है। दीपिका बोरा, नीलिन भट्ट को भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कई सारे लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं। दीपिका बोरा, नलिन भट्ट भी प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। पदाधिकारी की लिस्ट जारी की गई है। सतीश लकेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। इसी के साथ दीपिका बोरा, नलिन भट्ट भी प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। नई सूची जारी हो गई है पदाधिकारियों की। बीजेपी पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कई सारे लोगों को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। दीपिका बोरा, नलिन भट्ट प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिस्ट को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से नई लिस्ट जारी की गई है, लोगों को नई नई जिम्मेदारियां मिली हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए प्रिया, उत्तराखंड भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर है कि भाजपा उत्तराखंड ने प्रदेश पदाधिकारियों की जो है नई सूची जारी कर दी है। और ऐसे में देखा जाए तो प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिस्ट, श्रीपाल राणा और आशा नोटियाल को जो है जिम्मेदारी मिली है। वहीं अगर प्रदेश महामंत्री के दायित्व की बात करें तो दीप्ति रावत, कुंदन परिहार और तरुण बंसल को जो है प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है, ऐसे में आगे भी और भी लिस्ट जारी होने की संभावना है या फिर यही काफी है? देखिए, इसमें प्रदेश मंत्री की बात करें तो सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान, भट्ट और दीपिका बोरा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं पुनीत मित्तल को प्रदेश कोषाध्यक्ष, जबकि साकेत अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश जोशी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रहेंगे। वहीं मनोज चौहान को मीडिया संयोजक बनाया गया। तो यानी कि देखा जाए तो सभी दायित्व जो है दे दिए गए हैं। इनके बाद इनको आगे के चुनाव में जुटने के लिए आह्वान किया है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से अभी लिस्ट जारी की गई है, नई नई जिम्मेदारियां लोगों को मिली है, ऐसे में और भी कोई पदों पर और भी विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, क्योंकि सभी मोर्चों की जो है अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चाहे उसमें फिर महिला मोर्चा की बात हो तो उसकी कमान रुचि चौहान भट्ट को दी गई है। किसान मोर्चे की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह नेगी को दी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्ष बलवीर गुनियाल को बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा को बनाया गया है। यानी कि तमाम मोर्चों के अध्यक्ष भी नामित कर दिए गए। यानी कि सीधे तौर पर समझा जाए तो आने वाले चुनाव को लेकर के पार्टी ने जो है तमाम प्रदेश के कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और बूथ लेवल तक सभी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। पार्टी को मजबूत करके आने वाले चुनाव में लड़ने और जुटने के लिए कहा गया है। तो यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो जिम्मेदारी है वो मिल चुकी है और इसके बाद अब सभी से आह्वान किया गया है कि वो बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करें और आने वाले 27 के चुनाव के लिए जुटे। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सिडकुल थाना क्षेत्र में चल रही थी ये फैक्ट्री। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नकली शैंपू बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सिडकुल थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री चल रही थी। 15 लाख रुपए की नकली शैंपू की खेप यहां से बरामद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नकली शैंपू बनाने का धंधा चल रहा था, जिस पर छापेमारी की गई है। 15 लाख रुपए की नकली शैंपू की खेप ये बरामद की गई है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर यह धंधा चल रहा था। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी फरार हो गया। कॉपीराइट एक्ट के समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और एक आरोपी फरार होने में सफल रहा, जिसे तलाशने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। उसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं। कॉपीराइट एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर यह धंधा चल रहा था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर यह पूरा धंधा चल रहा था। सिडकुल थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जहां छापा मारा तो बड़ी खेप बरामद की गई है। 15 लाख रुपए की नकली शैंपू की खेप को बरामद किया गया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से बड़ा धंधा चल रहा था नकली शैम्पू बनाने का, पुलिस ने कैसे सफलता हासिल की और पुलिस को कहां से सूचना मिली थी? कई शिकायतें पहले आ रही थी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के जो प्रोडक्ट था, जो शैम्पू और साबुन था, उसका यहाँ पे नकली शैम्पू बनाने का काम किया जा रहा था। हालांकि लगातार ऐसा देखा जाता है कि जो कंपनी के अधिकारी होते हैं वो जो आसपास की दुकानें होती है, जो आसपास की बड़ी गोडाउन होते हैं, उसमें जाके चेकिंग करती है। ये देखा जाता है कि जो कंपनी के द्वारा शैम्पू और साबुन बनाया जाता है या फिर इससे अलग जो प्रोडक्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, कहीं उसका कोई नकली सामान तो नहीं बना है। तो जब लगातार दुकानों से शिकायत आ रही थी कि कंपनी के द्वारा नकली शैम्पू साबुन भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे जो कंपनी के लोग थे उन्होंने एक शिकायत जो है सिडकुल पुलिस को दी थी। उस शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने आसपास लोगों से पता किया और चेकिंग की, तो पता चला कि एक गोडाउन के अंदर नकली शैम्पू तैयार किया जा रहा था। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। हालांकि जो छापेमारी की गई थी उसमें कंपनी के लोग भी शामिल थे और ड्रग्स विभाग के जो अधिकारी थे वो भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि 15 लाख से अधिक का जो शैम्पू था वो यहाँ पे बरामद किया गया। यहाँ पे लिक्विड ड्रम के अंदर ये शैम्पू रखा गया था, उसको छोटी छोटी बोतल के अंदर, यानी कि जो एमएल के हिसाब से जो बोतल तैयार की जाती थी उसमें ये शैम्पू रखा जाता था। यहाँ से 800 जो खाली बोतलें थी वो भी मिली और साथ ही 32 पेटी शैम्पू की बरामद की गई, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पे इस कार्रवाई के बाद जो ऐसे अवैध काम करने वाले जो व्यापारी होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक तरह का मोड़ देखने के लिए मिलेगा। पुलिस लगातार ऐसे अभियान चलाती रहती है, जो गलत तरीके से शैम्पू या साबुन या कोई भी नकली प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से नकली फैक्ट्री का एक धंधा चल रहा था, ऐसे में कई सारी जगह ये जो शैम्पू है वो सप्लाई भी हो चुका होगा, तो ऐसे में जो दुकान मालिक होते हैं उन्हें कम दाम में ऐसे नकली शैम्पू मिल जाते हैं तो वो खरीद लेते हैं। ऐसे में पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सोच रही, क्योंकि इस पूरी साजिश में दुकानदार भी कहीं पर शामिल होता है, क्योंकि उन्हें साफ तरीके से पता होता है कि अगर जो शैम्पू है उसकी कीमत कम है तो वो नकली ही हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा नकली सामान खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाती है। हालांकि कंपनी के जो अधिकारी होते हैं समय समय पर जाके अपने आसपास की जो दुकानें होती है, आसपास के जो शहर होते हैं वहां पर चेकिंग अभियान भी चलाते हैं, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को साफ तौर से ये अधिकार होता है कि जो दुकानें होती है वहां पे वो अपने प्रोडक्ट की जाके जांच कर सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि ये नकली है या फिर जो कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया गया है वो है। तो अगर ऐसी चीज शिकायत पाई जाती है तो जो कंपनी के लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा पुलिस विभाग को इसकी भी तहरीर देकर जो है शिकायत दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पुलिस उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करती। खास तौर पर हमने देखे कि अब जो त्योहार का सीजन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, इसलिए खाद्य विभाग जो है वो भी लगातार दूध, दही और पनीर के लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं कि नकली पनीर और दूध के मामले सामने आते हैं। तो खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी अब कंपनियों में जाकर आसपास के जो इलाके जहाँ पे सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि हरिद्वार में सिडकुल है, सिडकुल में लाखों की संख्या में जो कर्मचारी वो काम करते हैं, तो ऐसे में जहाँ पे अधिक लोग रहते हैं वहाँ पे भी पनीर और तमाम जो दूध की डेयरी और जो कंपनी वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। लगातार भी ऐसे जो नकली सामान होते हैं वो पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड दीर्घकालिक साहित्य सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और प्रदेश के हित में काम करने को लेकर उनका आभार जताया। वहीं मौके पर बीजेपी विधायक खजान दास समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज इस विशिष्ट अवसर पर हम दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नई पीढ़ी में रचनात्मक सोच और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर डिग्री और यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं।
जिसके माध्यम से 100 से अधिक युवा रचनाकारों को पुरस्कृत भी किया गया है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न भाषाई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 176 विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में 62 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान किया है। इस वर्ष भी हमने पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 लाख रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी पहले न केवल साहित्य साधकों के सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से ही अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्व भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समृद्ध साहित्यिक विरासत और इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने इसको ठीक करने के बजाय तुष्टीकरण के चलते नजरअंदाज किया, जिससे हमारी गौरवशाली साहित्यिक धरोहर उपेक्षित होती रही। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को हर स्थान पर उचित सम्मान मिल रहा है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस कार्य कर रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और कर्तव्य दोनों ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे और हम सब मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हिंदी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी सम्मानित जनों को पुनः हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये क्रम हमारा आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारे माननीय मंत्री जी, अन्य हमारे सदस्य जो साधारण बैठक में हमेशा उनके जो नवाचार को बढ़ाने के सुझाव आए थे, और निकट भविष्य में हम इसका और विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आज सच में बहुत मन को संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के योगदान देने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो नहीं है, उनको भी सम्मान देकर ऐसा लग रहा है कि हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। पौड़ी जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला श्रीकोट गांव का है, जहां गुलदार ने घर से ही 4 साल की मासूम को उठा लेकर जाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं गुलदार की दहशत को देखते हुए वन विभाग की ओर से गांव में 2 पिंजरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही इन घटनाओं से भय का माहौल है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।
इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहां ट्रैंकुलाइजिंग टीमें भेजी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने और जागरूकता अभियान जैसे प्रयास भी जरूरी है, जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आपदा पीड़ितों का दर्द बांटने उत्तराखंड आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को तत्काल 1200 करोड़ की राशि दी। स्वास्थ्य और सड़कों के लिए अलग से बजट मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि इस साल हिमालयी राज्यों को आपदा से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सीएम धामी खुद आपदा को लेकर गंभीर है। भाजपा विधायक दिलीप रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में आए थे आपदा क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए। किस तरह का ये जायजा रहा भी, और क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि 1200 करोड़ जो है उत्तराखंड को दिए भी हैं। देखिए, मैं तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनकी संवेदनशीलता है कि वे ऐसी विकट परिस्थिति में वो हम लोगों के बीच में आए, हमारे दुख बांटने का, बाढ़ पीड़ितों का दुख बांटने के लिए आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि जो धनराशि दी है बहुत होती है 1200 करोड़ रुपए, और इसके साथ साथ वो अन्य सड़कों के लिए अलग से पैसे भी देते हैं। और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए अलग से भी हमको पैसा मिलता है। तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा है पैसा। देखिए, मैं तो केवल विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप केंद्र में थे और स्टेट में थे, तब आप देख लेना कि आपकी तरफ से कितना पैसा स्टेट को मिलता था। और ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी उत्तराखंड के बारे में सोचा नहीं। बस अब आपदा का क्षेत्र, क्योंकि अब उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा की चपेट में हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से, क्योंकि आपदा लगातार बढ़ रही है और कई जगह पर भारी नुकसान भी हुआ है, लोग परेशान हैं। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, निश्चित रूप से बहुत भारी क्षति हुई है इसमें। और इसका भी तो वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए और उसके बारे में विकास को भी एक सीमित तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये भारी नुकसान हमको ना हो पाए। तो ये इस पर भी चिंता करनी चाहिए। बस अब राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं कि ताकि आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके? देखिए, आपदा में ये पहली बार हमारी सरकार का ही गंभीरता है कि आप देखोगे कि कोई भी सड़क जो है, कभी आपको 24 घंटे से, बहुत कम सड़कें होंगी जो 24 घंटे से ज़्यादा बंद होंगी। हर जगह, हर सड़कों पे मशीनें लगी हुई हैं। आपदा के लिए हमें SDRF बिल्कुल चैतन्य है, वो सतर्क है। और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, जितनी इतनी बड़ी बड़ी धरा ली हुई जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं हमारी आपदा से, उसके लिए सरकार ने जिस गंभीरता के साथ प्रयास किया, और निश्चित रूप से एक मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को बहुत बहुत ये धन्यवाद देना चाहिए, जनता को भी और तमाम उन लोगों को भी जो विरोधी हैं। चारधाम यात्रा लगातार जारी है, लेकिन इस बार काफ़ी ये भी देखने में आया कि जैसे जैसे आपदा हुई, लोगों में एक भय का माहौल भी बना, और अब ये भी देखा जा रहा है कि स्थिति ये है कि काफ़ी कम लोग जो हैं चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखो, आपदा जब होती है, और देखो आपदा कोई किसी के द्वारा तो पैदा की नहीं जाती, ये तो स्वाभाविक रूप से होती है। और आपदा जब हो जाती है तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। और देखिए, जब आपदा होती है तो जो हमारे पर्यटक हैं उनकी चिंता का विषय है, इसलिए ये सावधानी के लिए वो ठीक भी है कि वो नहीं आए या कम आए। और मेरा अभी भी निवेदन है कि जो ही अभी ये बरसात का समय ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ आप देखना कि कितनी भारी संख्या में लोग फिर दोबारा से चार धामों की यात्रा के लिए आएंगे। अच्छा, जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास ही विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, कई जगह पर रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं, पहाड़ों की कटिंग की जा रही है, उस पर आप किस तरह से चिंता जताते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि जब विकास होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ये बात सही है कि कभी कभी हम सीमा से बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ प्रकृति के साथ हो जाती है, तो वो उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रगति विकास भी रोका नहीं जा सकता, इसलिए चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जो भू कटाव हो, इसको रोकने के लिए भी पैरेलल एक व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए।
अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ ताकि आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध भी हो सके, देश आगे भी बढ़ सके। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्वदेशी अपनाओ को? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि जिस देश का अपना उत्पादन होता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है। और ये निश्चित रूप से जो लोकल को वोकल, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, और सभी लोगों का भी एक, हमारा तो बल्कि संघ परिवार के द्वारा तो एक संगठन ही इसी स्वदेशी जागरण मंच का है। तो मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से अब जब भी हम लोग अपने स्वदेशी सामान का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा चलन में लाएंगे, तो निश्चित देश बहुत मजबूत होगा और स्थानीय प्रत्येक व्यक्ति मजबूत, जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो। किस रूप में आप उनके इस नारों को भी देख रहे हैं और लगातार वो वोट चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं? देखिए, अगर वोट चोरी की बात वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले तो केवल उनसे ये पूछना चाहिए कि ईवीएम किसके समय में आया। ईवीएम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आया तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने ये सिस्टम अपने लिए बनाया। लेकिन अगर उनके लिए आया हो और उन्होंने इसको प्रयोग किया हो तो निश्चित रूप से ये समझ लो कि अगर वो जनता उनको नकार रही है तो ये उनकी खींच है। और जिस प्रदेशों में उनकी सरकार बनी है, क्या वो वोट चोरी करके बने हैं? तो ये पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तभी उनको इस बात का एक आरोप लगाना चाहिए। प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। खासकर हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि बीजेपी की अंत्येष्टि कर देंगे। देखिए, कांग्रेस का 5-4 साल तक सोना हमारे ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत भारी पड़ा है। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि अगर सत्ता पक्ष को जगाने के लिए विपक्ष का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर वो चौकीदार जागते रहो नहीं कहेगा तो वास्तव में मालिक जो है वो सो जाता है। तो ये काम उन्होंने 4 साल से तो नहीं किया। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। दिलीप रावत जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।